नमस्कार दोस्तों, मैं टिंकू राठौर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाई अध्ययन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीएससी मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं और ये सेकंड सेमेस्टर की सारी क्लासेस अभी चल रही हैं। इसकी हम यूनिट 1 सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस या मैट्रिक्स कहते हैं, चैप्टर 1 मैट्रिक्स। इसका लेक्चर नंबर आज कितना है बेटा? 4 है। लेक्चर नंबर कौन सा है? 4 है। और हम इसमें 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आई बटन पे आप लोग क्लिक करके उसे कंप्लीट कर लीजिए या फिर प्ले लिस्ट में जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बता देना कि आप लोगों को अगर लगे कि एक लेक्चर कम है तो मैं एक दिन में 2 लेक्चर कंप्लीट करके आपको करा सकता हूँ। ठीक है, और अगर आपकी डिमांड होगी एग्जाम पास में होंगे तो मैं आपको 3 लेक्चर भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, पढ़ेंगे ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, पढ़ेंगे ऑफ मैट्रिक्स और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इट्स क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन करेंगे। देखिए, कल के टॉपिक में हमारे पास, या मैं कह दूं इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, यानी कि लंब कोणीय आव्यूह पढ़ा था। उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो हम पहले उनके क्वेश्चंस को निपटाएंगे, उसके बाद में हम लोग डेफिनेशंस पर आएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें और बताएं कि यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है, हमें हर एक चीज को यहाँ पर करना है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन, समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा व्हेन मैट्रिक्स हमारे पास इज ऑर्थोगोनल, यानी कि जो भी मैट्रिक्स दे रखी है वो एक ऑर्थोगोनल है। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, आपको बताया कि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तब होती है जब उस मैट्रिक्स और उसी के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, वो यूनिट मैट्रिक्स आता है, यानी कि आई आती है। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स दे रखी है उसे अपनी तरफ से कोई ना कोई मैट्रिक्स मान लो। आ जाइए सॉल्यूशन करते हैं। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ध्यान देना, सॉल्यूशन में जो भी मैट्रिक्स है उसे हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। कितना? ए लेट कर लो। कितना कर लो? ए लेट कर लो। इसमें 0 अल्फा, अल्फा और ये 2 बीटा, उसके बाद में बीटा और ये माइनस बीटा और ये गामा है, फिर माइनस गामा है, फिर ये गामा है। ठीक है ना, ये है। और आपको पता है ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो इसके ट्रांसपोज की तो हमें जरूरत पड़ेगी। तो अगर a इक्वल टू इतना है, देयरफॉर a डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? a डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त। तो ये फर्स्ट रो इसकी जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। कैसे? 0 2 बीटा और ये गामा। सेकंड इसकी जो रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, यानी कि अल्फा बीटा और माइनस का गामा। और थर्ड रो इसकी जो है थर्ड कॉलम बन जाएगी, यानी कि अल्फा माइनस बीटा और ये गामा। आपको पता है अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। अब हमें पता है ए क्या है, तो आप कहेंगे सर ए हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्वेश्चन ने दे रखी है। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज ए इज ऑर्थोगोनल, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और आप अच्छे से जानते हैं अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हमारे पास देयरफॉर कह सकते हैं, देयरफॉर ए इंटू ए डैश किसके इक्वल होगा? आई के इक्वल होगा। ए की जगह ए की वैल्यू लगा दो, ए डैश की जगह ए डैश की। तो ए की वैल्यू अपने पास है 0 अल्फा, अल्फा 2 बीटा और ये बीटा और ये माइनस का बीटा, फिर ये है गामा, माइनस का गामा और ये गामा। और ए डैश की वैल्यू हमने ये निकाली, उठा के यहाँ पर लगा दीजिए। कितनी है? 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा और ये कितना? गामा। और बराबर में हमारे पास आई को इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे, उसके बाद में देखकर लगाएंगे कि आई किस ऑर्डर का हमें लगाना चाहिए। और दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपको करनी आती है, कैसे करते हैं आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम से करते हैं। कैसे करते हैं समझिए। 0 की जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? तो आप कहेंगे 0। फिर हम क्या करेंगे, इस 2 बीटा की इस 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4 बीटा स्क्वायर। फिर इस गामा की थर्ड एलिमेंट की इस कॉलम के थर्ड एलिमेंट से करते हैं, यानी गामा की गामा से करेंगे
तो प्लस का गामा स्क्वायर, गामा प्लस का है तो प्लस का लिखना, माइनस का है तो माइनस का। सेम इसी तरीके से इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से यानी कि जीरो की अल्फा से मल्टीप्लाई जीरो, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से, टू बीटा की बीटा से कितनी हो जाएगी, टू बीटा स्क्वायर। थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट से यानी कि गामा की माइनस गामा से करेंगे तो माइनस का गामा स्क्वायर। सेम इसी तरीके से फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करिए मल्टीप्लाई। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से तो जीरो, और सेकंड वाले की सेकंड वाले से टू बीटा की माइनस बीटा से हो जाएगी माइनस का टू बीटा स्क्वायर। थर्ड वाले की थर्ड वाले से यानी गामा की गामा से करेंगे तो प्लस का गामा स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट रो की तीनों कॉलम से हो गई। सेम इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे। पहले अल्फा की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो आएगा, बीटा की टू बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का टू बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस गामा की गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का गामा स्क्वायर। अब इस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर, बीटा की बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का बीटा स्क्वायर, माइनस गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का गामा स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का गामा स्क्वायर। ये सेकंड कॉलम से हो गया। अब थर्ड से करिए तो हम क्या करेंगे, इस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर, इस बीटा की इस माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बीटा स्क्वायर, और इस माइनस गामा की गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का गामा स्क्वायर। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है। सेम इसी तरीके से अब इस थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम से। ठीक है ना, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो आएगा, माइनस बीटा की टू बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टू बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का गामा स्क्वायर। फिर इस अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बीटा की बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बीटा स्क्वायर आ जाएगा, गामा की माइनस गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का गामा स्क्वायर। फिर इस अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर, माइनस गामा की माइनस गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा की बीटा से तो प्लस बीटा स्क्वायर, और गामा की गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का गामा स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा इन दोनों मैट्रिक्स की ये क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। उम्मीद करता हूँ कि मल्टीप्लाई आप लोगों को अच्छे से आती होगी, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि आगे और भी मैट्रिक्स को लिखा जा सके। देखिए ध्यान दीजिए, और इक्वल में आई, तो आई अब यहाँ समझिएगा क्या लगेगी। यहाँ पर मैंने देखा ये जो भी मैट्रिक्स यहाँ पर आ रही है बेटा, वो मैट्रिक्स कौन सी है, 3/3 की है, तो आई भी 3/3 की ही लगेगी। यहाँ पर जो आई लगेगी यूनिट मैट्रिक्स 3/3 में क्या होती है, 1 0 0, और ये 0 1 0, फिर ये 0 0 1। आप कहेंगे एकदम बात क्लियर है, ठीक है। जब इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये 4 बीटा स्क्वायर, जीरो को ऐड करेंगे फर्क ही नहीं पड़ेगा, कितना आएगा यहाँ से बेटा 4 बीटा स्क्वायर, ये 4 बीटा स्क्वायर आ जाएगा अपने पास, और यहाँ पर और प्लस का गामा स्क्वायर, और यहाँ पर 2 बीटा स्क्वायर और प्लस का गामा स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 बीटा स्क्वायर और प्लस का गामा स्क्वायर। आप कहेंगे बात सही, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर, और यहाँ अपने पास कितना बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और प्लस का गामा स्क्वायर, और यहाँ कितना अपने पास है, तो आप कहेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर। यहाँ पर कितना बचेगा, तो ये माइनस का 2 बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा, तो आप कहेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का गामा स्क्वायर, और इक्वल में तो ये यूनिट मैट्रिक्स चल रही है 1 0 0, और ये 0 1 0, फिर
फिर ये 0 0 1। तो इस तरीके से ये स्टेप निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ दो तरीके हैं लिखने के, आप लिख सकते हैं नाउ इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, या लिख सकते हैं नाउ कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो चाहे आप वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख दे रहे हैं नाउ, अब हम क्या करेंगे कंपेयर, नाउ इक्वेटिंग, क्या लिखेंगे बेटा, नाउ इक्वेटिंग, इक्वेटिंग लिख दो या कंपेयरिंग, बात एक ही है। नाउ इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बी गेट। देखिएगा मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जब मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करूंगा तो जो एलिमेंट आपको सस्ते लगे उनकी कंपेयर कर लीजिए, सबकी नहीं करना है। मुझे लगता है ये वाला एलिमेंट जो है और इसकी एलिमेंट की दो की कंपेयर कर दूं तो यहाँ से बीटा और गामा दौड़ता हुआ आ जाएगा। ठीक है, फिर एक एलिमेंट ऐसा पकड़ लेंगे जिसमें अल्फा आता हो, कोई बीटा गामा आ गया तो अल्फा वाला ले लेंगे, तो वहां से हमारा अल्फा निकल के आ जाएगा। आ जाइए ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है और यहाँ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है। तो ये बीटा 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं 4 बीटा स्क्वायर और प्लस का गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हमने इक्वेशन कौन सी मान ली, 1 मान ली है। तो आप कहेंगे यहाँ पर बात एकदम क्लियर हो पा रही है। ठीक है ना, अब मेरी बात थोड़ी सी समझिएगा ध्यान से, इसमें कलर चलिए इसी को रहने दीजिए। देखिए इसे 1 मान ली और हम यहाँ पर अगर इसकी कंपेयर करें तो ये 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 2 बीटा स्क्वायर और माइनस का गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0। इक्वेशन हम इसे सेकंड मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो ये प्लस का गामा स्क्वायर और माइनस का गामा स्क्वायर ये कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है अलग अलग साइन होते हैं तो ऐड करने पर ही कटते हैं। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, एडिंग, या मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन, क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को क्या कर दीजिए ऐड। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बीटा स्क्वायर और प्लस का गामा स्क्वायर और प्लस 2 बीटा स्क्वायर और माइनस का गामा स्क्वायर बराबर में 1 प्लस 0। यहाँ से माइनस के गामा स्क्वायर से प्लस का गामा स्क्वायर तो खल्लास हो जाएगा, है ना। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 5 नहीं 6 बीटा स्क्वायर और इक्वल में 1। यहाँ से बीटा स्क्वायर की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/6 आ गया तो एक तरफ से अगर हम होल स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ बेटा क्या लगा देंगे, अंडर रूट। तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1/6 और साथ में क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1, 6 का निकल नहीं पाएगा तो वो इसके अंदर ही रहेगा। मतलब ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई बेटा, ये वैल्यू बीटा की आ गई। अब मेरी बात को समझना, ये जो बीटा की वैल्यू है इसे उठाकर हम किस में रखने वाले हैं, आप चाहे इक्वेशन 1 में रख दीजिए चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, वहां से गामा निकल के आ जाएगा। तो हमें ज्यादा सही लग रही है कौन सी, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा, यहां से क्या लिखेंगे, पुट, यहां से लिखेंगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम रखेंगे तो समझिएगा बात को, इक्वेशन 1 अपने पास है क्या, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। 4 बीटा स्क्वायर और बीटा की वैल्यू है प्लस माइनस 1/√6, इसका होल स्क्वायर और प्लस का गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है, करिए सॉल्व। 4 देखिए चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, स्क्वायर से आना प्लस ही है, तो प्लस आएगा 1 का स्क्वायर 1, होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, प्लस का गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसे हम काटेंगे तो ये कट भी रहा, देखिए 2 2 जा 2 3 जा। ठीक है,
तो ये कुछ इस तरीके से स्टेप आ जाएगी, 2 1 जा 2 यानी कि 2 एकम 2/3 प्लस का गामा स्क्वायर इक्वल में 1। जब यहाँ से मैं गामा स्क्वायर निकालूंगा तो 1 ये प्लस का है बेटा, इधर आके माइनस का 2/3 हो जाएगा, अपॉन में 1 लेट करके एलसीएम। तो गामा स्क्वायर इक्वल टू 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और माइनस 1 2 जा 2। तो गामा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/3 और होल स्क्वायर हटाओ एक तरफ से, दूसरी तरफ अंडर रूट लगाओ, साथ में प्लस और माइनस भी। तो गामा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 का आ नहीं पाएगा निकल के। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, गामा की वैल्यू निकल के आ गई। अब सवाल ये उठता है कि सर बीटा गामा आ गया, अल्फा कहाँ से आएगा, तो इसको भी थोड़ा सा समझते, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, कोई सा ले लीजिए जिसमें अल्फा आता हो। आप चाहे इसकी कंपेयर कर दो, चाहे इसकी कर दो, चाहे इसकी कर दो, चाहे इसकी कर दो, इनमें चारों में से किसी का भी कंपेयर कर दीजिए, अल्फा आ जाएगा, क्योंकि बीटा और गामा आ चुके हैं, किसी की भी कर दीजिए। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा सस्ता अपने लोगों को यही पड़ने वाला है, चाहे यहाँ से करिए इसकी कंपेयर, चाहे यहाँ से करिए, दोनों की सेम आने वाली वैल्यू। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हम करेंगे कंपेयर, तो बिल्कुल लास्ट में ही मैं लिख देता हूँ बेटा। देखिए कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही, 1। और हम अल्फा की वैल्यू निकाल ली है, बीटा गामा की वैल्यू पता है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, तो आप कहेंगे सर प्लस माइनस 1/√6 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। गामा की वैल्यू ये है, ये उठा के यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3 और इसका होल स्क्वायर इक्वल में 1। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करिए, अल्फा स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1/6 और ये आ जाएगा 1/3 इक्वल में 1, क्योंकि होल स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्लस का इधर आके माइनस का 1/6, ये प्लस का इधर आके माइनस का 1/3। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे बटे में 1 मान के, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 और माइनस का 1 और माइनस 3 2 जा 2 1 जा 2। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 यानी कि 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। चलिए कलर में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे करके काट सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आ गया बेटा। जब एक तरफ से होल स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगाएंगे और साथ में प्लस और माइनस, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, अल्फा की। तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू निकल के आ गई। तो लास्ट में हम अपना आंसर ऐसे करके दे देंगे, हेंस अल्फा इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1/√2, बीटा इक्वल टू आ गया कितना है, बीटा इक्वल टू है प्लस माइनस 1/√3। तो ये है प्लस माइनस 1/√3 और गामा इक्वल टू आ गया बेटा प्लस माइनस 1/√6। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सही तरीका बेटा इस क्वेश्चन को करने का यही है। ठीक है, देखिए ये इसका पूरा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर काम किया। ठीक है, तो ये चीज ऐसे करके करनी थी। आप यहाँ पर इक्वेटिंग भी लिख सकते हैं और कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका यही है। आ जाइए, जैसे मैं इस क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये देखिए काफी बार पूछा भी गया है। ये मेरठ में 2016 में पूछा गया, आगरा में 15 में और बुंदेलखंड में 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आएगा। कह रहा सो दैट द मैट्रिक्स इतनी क्या है, ऑर्थोगोनल। अब हमें प्रूव करना है ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। और कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होती है, जब जैसे ए मान लिया तो a इंटू ए डैश इक्वल टू आई आ जाए। तो सबसे पहले तो आप इसे क्या लेट करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसके लिए हम लेट कर लेंगे, लेट जो भी मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है उस ए मान लीजिए, ए इक्वल टू कितना है, कॉस थीटा और माइनस का कितना है, साइन थीटा और फिर ये साइन थीटा और ये कितना है बेटा,
कॉस थीटा। ठीक है, आप कहेंगे बात यहाँ तक सही है। अब मैं अगर मेरे पास यहाँ पर ए इक्वल टू इतना, तो सीधी बात है देयरफॉर ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश मीन्स इसका ट्रांसपोज, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा यानी कि कॉस थीटा, और ये साइन थीटा, और ये सेकंड रो वो सेकंड कॉलम बन जाएगी माइनस साइन थीटा, और ये कितने कॉस थीटा, ये आ जाएगा। और ऑर्थोगोनल के लिए हमें ए इंटू ए डैश फाइंड करना होता है, तो करिए ए इंटू ए डैश फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ से हम फाइंड करेंगे वी कॉज ए इंटू ए डैश, ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, तो आप कहेंगे सर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा, और ये कॉस थीटा है। ठीक है, और यहाँ से मैं देखूं ए डैश की वैल्यू ये हमने निकाली, उठा के यहाँ लगाइए, तो ये कितनी है कॉस थीटा, और ये साइन थीटा, और माइनस का साइन थीटा, और ये अपने पास कितना है कॉस थीटा, ये। ठीक है, दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, कैसे करके, कॉस थीटा की कॉस थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसे कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, और इस साइन थीटा की अगर हम कॉस थीटा से करेंगे तो प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा से करेंगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो प्लस का साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा की माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा ही कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली स्टेप आप लोगों को समझ में आई होगी कि ये चीज़ आई कहाँ से। चलिए मैं इसे थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, वरना ये पास पास में ही लग रहे हैं, फिर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब ठीक है ना, देखिए तो यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, ये प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा से माइनस का कट जाएगा, यहाँ प्लस के से माइनस का कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, इक्वल में कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 0 बच गया, और ये यहाँ पर 0, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये 1 0 0 1 ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, ए इंटू ए डैश की, तो यहाँ से ए इंटू ए डैश बोल दो या ट्रांसपोज बोल दो, और ये किसकी वैल्यू आई, इसको आई भी बोल सकते हैं और आई टू भी बोल सकते हैं, आप आई बोली आई टू बोली फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ से एक चीज देख ली बेटा कि ए इंटू ए डैश जो वो आई के इक्वल आ गया, जब आई के इक्वल आ गया तो हम लास्ट में अपना आंसर ऐसे करके दे सकते हैं कि देयरफॉर, कैसे लिख देंगे, हम लिख सकते हैं बेटा कि देयरफॉर ए इज ऑर्थोगोनल, ऐसे लिख दीजिए, क्या है, ए इज ऑर्थोगोनल, ए इज ऑर्थोगोनल, और ये हमसे शो करा रहा था, प्रूव करा रहा था, तो ये वाली बात जब हम प्रूव कर दिए तो हम यहाँ पर बोल देंगे प्रूव्ड, ये बात प्रूव कर दी तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, प्रूव्ड लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन करना था, जो कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछा गया है और रोहिलखंड में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से काम करिए, कोई भी चीज़ यहाँ टफ नहीं लगेगी, हर एक चीज़ में बड़ी स्मूथली करा दूंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में डालिए, ठीक है, होमवर्क में डालिए, इसे आपको मैं HW देता हूँ, इसमें भी मैं ऑर्थोगोनल में शो करना है, तो आपको पता है इसे ए मान लेना है सबसे पहले, फिर ए इंटू ए डैश, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ, ए इंटू ए डैश निकालेंगे, ठीक है, तो आपको पता है ये 1/3 को बाहर ही रहने देना, जब बाहर ही रहने देंगे आप इसे तो इसमें भी 1/3 होगा और इसमें भी 1/3 होगा, तो 1/3 की मल्टीप्लाई 1/9 हो जाएगी, बाकी की जो मैट्रिक्स 2 बचेंगी उन दोनों मैट्रिक्स के आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना हर एक एलिमेंट में से 3 कॉमन होगा, उन 3 को बाहर कॉमन लेके 9 कॉमन होगा, तो 9 को बाहर लेके 9 से 9 जब आप काटेंगे तो आपके पास आई ही बचेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप लोग इसे होमवर्क में करेंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, इस सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो मैंने ये जानबूझ के रखा था जिससे कि बच्चों की थोड़ी सी
प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं कुछ आगे की ओर। देखिए, तो ये हमारे पास रहा कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी आव्यूह का कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी क्या होता है। तो कॉन्जुगेट ऑफ किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, बड़े प्यार से समझना है, क्योंकि यहाँ से लेवल आपका बढ़ने वाला है और आप बीएससी लेवल में प्रवेश पूरी तरीके से कर चुके हैं ऑर्थोगोनल से। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीधा ये देखिए कॉन्जुगेट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो उसमें कॉन्जुगेट पढ़ा होगा, यानी कि संयुग्मी जिसे हिंदी में बोलते हैं। वहाँ आई की जगह केवल माइनस आई रख देने से ही कॉन्जुगेट मिल जाता है। सेम यहाँ पर भी कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई रिप्लेसिंग माइनस आई इन प्लेस ऑफ आई इन मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए। इट इज डिनोटेड बाई ए बार। देखिए, जो भी आपके पास मैट्रिक्स दिया होगा उसमें आई की जगह पर बस माइनस आई रख देना। माइनस आई रखने से ही वो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मिल जाता है। और अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आप ए लेट कर रहे हैं तो उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए बार हो जाएगा, बी लेट कर रहे हैं तो बी बार हो जाएगा, और सी लेट कर रहे हैं तो सी बार हो जाएगा। क्लियर है बात को? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। आइए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स ले ली है। यहाँ से एक मैट्रिक्स मैंने ले ली, ध्यान से समझिएगा कि लेट एक मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू, मैंने एक मैट्रिक्स ये ले ली बेटा कि 1 और 1 माइनस आई, और उसके बाद में 1 प्लस आयोटा। ये आई जो है वो आयोटा है, ध्यान रखिएगा मैं आई बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग दिमाग में लेके चलेंगे आयोटा। और आप जानते हैं आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। ठीक है ना, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है √-1। ठीक है, आ जाइए। अब मुझे चेक करना है कि ये मैट्रिक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसे अच्छा है या नहीं चेक नहीं, बल्कि इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कैसे निकालूंगा, तो बड़े ध्यान से समझना है आपको। तो यहां से लिखेंगे बिकॉज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ से बेटा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालूंगा तो कुछ नहीं करना है, एक ही कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए बार हो जाएगी। यहाँ पर बस आई की जगह माइनस आई रख देना है 1, यहाँ माइनस आई रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या बना देगी प्लस, तो ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो यहाँ 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये -1 केवल आई है वहां पर रखना है माइनस आई, बाकी की जो रियल एलिमेंट है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बेटा निकल के आई है, यही हमारे पास इस वाली मैट्रिक्स की क्या है, कॉन्जुगेट है। क्लियर है? तो आप कहेंगे एकदम क्लियर है। इन्हें याद रखना कि कॉन्जुगेट को बार से डिनोटेट करते हैं, क्योंकि आगे जो डेफिनेशन से टाइप आने वाले हैं बेटा, पीछे के सारे टाइप उसमें यूज होंगे। ठीक है, अब जैसे इसको यहाँ पर कुछ बात याद रखना, मैंने क्या कहा आपको इतनी बातें याद नहीं रखना है, पीछे जो आपने डैश वाले केवल रूल याद रखे उन्हीं के बेसिस पे समझेंगे। हमने पीछे पढ़ा था कि ए डैश एंड बी डैश बी द क्या पढ़े थे भाई, ट्रांसपोज पढ़े थे। ए डैश एंड बी डैश बी द ट्रांसपोज ए एंड बी। यहाँ ट्रांसपोज नहीं होंगे, बार लगा दिया तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट हो जाएंगे, बात खत्म। यहाँ पर ए बार एंड बी बार बी द कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड बी, यानी कि जो ए बार और बी बार है वो किसके कॉन्जुगेट बेटा, ए और बी के कॉन्जुगेट है। ठीक है ना, फिर हमसे ये कह रहा है ध्यान, तब हमारे पास वहां पर हमने पढ़ा था ए के डैश का डैश जो होता है वो ए के इक्वल होता है, यहाँ पर ए का बार जो होता है, ए के बार का बार जो होता है वो ए के इक्वल होता है। ठीक है ना, आप कहेंगे ठीक है। फिर सेम वहां पर हमने क्या पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी का होल डैश जो होता है वो ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होता है। यहाँ क्या पढ़ेंगे, ए प्लस बी का जो होल बार होगा बेटा वो ए बार और प्लस बी बार के इक्वल होगा, जहां ए एंड बी बीइंग ऑफ द सेम साइज। सेम साइज का मतलब है इक्वल ऑर्डर के होना चाहिए ये। ठीक है ना, अब बात ये आती क्लियर, इसे अलग से याद नहीं रखना वो डैश के ऊपर। वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि के कोई कांस्टेंट है या स्केलर कह दो या कॉम्प्लेक्स नंबर कह दो, के और कोई मैट्रिक्स ले ली उसका होल डैश निकालते थे तो के पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो कांस्टेंट बाहर निकल आता था और ए डैश लिखते। सेम यहाँ पर भी वही है, देखिए
के ए का होल बार करेंगे तो के इंटू ए बार के इक्वल होगा के, जबकि क्या है यहाँ पर एक स्केलर कह दो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कह दो, कुछ भी कह सकते हो, वो आपका मन है। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे, आपको इधर उधर नहीं करना है। आप पीछे का याद रखिए, आगे का अपने आप तैयार। वहां पर हमने ए बी का होल डैश क्या पढ़ा था, बी डैश इंटू ए डैश पढ़ा था। यहाँ पर हम ए बी का होल बार कैसे पढ़ेंगे, बाद वाले का बार इंटू पहले वाले का बार। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, आप लोग थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। यहाँ पर इसमें आपको ये ध्यान रखना है, देखिए वहां पर हम लोगों ने ए बी का होल डैश पढ़ा था, वो बी डैश इंटू ए डैश था, बाद वाले का डैश इंटू पहले वाले का। यहाँ पर हम ए बी का जो होल बार है उसे ए बार इंटू बी बार भी लिख सकते हैं और बी बार इंटू ए बार भी लिख सकते हैं। इनमें किसी को पहले लिखिए, किसी को बाद में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां हमारे पास ये क्या चीज है तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास कन्फर्मेबल टू मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखना, हम इन्हें आगे पीछे भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखना है, आगे हमें जरूरत पड़ने वाली है इनकी। अब आ जाइए, अब पढ़ेंगे यहाँ से ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना। ट्रांसपोज आप समझ गए ना, ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने वाला, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स होगा, जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है बेटा उसी का हमें ट्रांसपोज निकाल देना। और ट्रांसपोज आप जानते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना होता है। देखिए द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई converting rows or of conjugate matrix of A into columns and columns into rows is called transposed conjugate matrix. It is denoted by a to the power theta और a to the power star और a बार का डैश, ठीक है ना। अब मेरी बात समझिए, मैंने क्या इंग्लिश में बोल दिया, छोड़िए उसे, गोली मारिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स का सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट आप जानते हैं आई की जगह माइनस आई रख देना, और कॉन्जुगेट निकल आएगा तो कॉन्जुगेट का क्या निकाल दीजिए, ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को बदल दो। तो ऐसा करने पर हमें ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मिल जाता है। और ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट याद रखना ए टू दी पावर थीटा या ए स्टार, या फिर हम ए बार का डैश या फिर ए डैश का बार, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास चार नोटेशंस हैं, तो इन चारों नोटेशंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं चारों का यूज कर लेता हूं कभी कभी, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाऊं तो एग्जाम्पल में आप आराम से समझ जाएंगे, बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि सारा खेल तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स का ही है। अगर मैं एक एग्जाम्पल में अपनी तरफ से लेट कर लूं एक मैट्रिक्स ए, अगर यहां से एक मैट्रिक्स ले लूं ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 3 और ये 2 + 3i ओटा और ये 3 + 5i ओटा, ठीक है ना। इसे मैं रिक्वायरमेंट के अनुसार बढ़ा लूंगा, ठीक है। और सेकंड कॉलम में हमारे पास 3 और प्लस का 3 प्लस का, बल्कि ले लीजिए आप 2 - 3i ओटा, क्योंकि आपके वो एग्जाम्पल यहाँ पर लिए जा रहे हैं बेटा जिसमें आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस ज़्यादा। और ये 5 और माइनस का आयोटा। फिर थर्ड कॉलम में हमारे पास 3 + 5 आयोटा और ये हमारे पास माइनस आयोटा और ये कितना है 7। ये हमने एक मैट्रिक्स अपनी तरफ से लेट कर ली, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है या नहीं। तो देखिए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इसके नाम से ही पता चला, पहले ट्रांसपोज चाहिए इसका, फिर हमें कॉन्जुगेट चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ए डैश निकालना है, फिर उसका बार निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम डैश निकालेंगे तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, तो यहां से निकालेंगे बिकॉज ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम बदल देते हैं। तो ये हमारे पास ए डैश आ जाएगा। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 3 2 - 3i और ये 3 + 5i, और जो सेकंड कॉलम है ये वो सेकंड रो बन जाएगी ऐसे करके 2 + 3i, फिर ये 5 और ये माइनस का आयोटा, और ये थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी
3 प्लस का 5 आयोटा और ये माइनस का आयोटा और ये कितना 7, ये निकला ट्रांसपोज। अब निकालेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, पहले ट्रांसपोज निकालना है फिर कॉन्जुगेट अब कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आई की जगह पर माइनस आई रख देंगे। आई की जगह पर क्या रख देंगे बेटा, माइनस आई रख देंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बस यही तो सारा खेल है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे रिप्लेसिंग बाई, ठीक है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग बाई, रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग बाई आई, रिप्लेसिंग ऐसे करके लिखिए, रिप्लेसिंग आई बाई माइनस आई, यानी कि आई को माइनस आई से क्या कर दीजिए, रिप्लेस। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर तुरंत हमारे पास क्या मिलने वाला है बेटा, जो ए डैश है इसका हमारे पास क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट मिल जाएगा। और कॉन्जुगेट मिल जाएगा तो इस पर बार लगा देंगे, कॉन्जुगेट मिल जाएगा तो इस पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। लगाइए यहाँ पर, तो आप कहेंगे यहाँ से, यहाँ पर 3 एज इट इज लिख लो। जैसे यहाँ पर आई की जगह पर माइनस आई रखेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2 और ये प्लस का 3 आयोटा, और यहाँ रखेंगे तो ये 3 और माइनस का 5 आयोटा। यहाँ रखेंगे आई की जगह माइनस आई तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 3 आयोटा, और 5 में तो आई है ही नहीं, उस पर फर्क नहीं पड़े। यहाँ पर अब माइनस आई की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, आई, तो यहाँ आई हो जाएगा। और यहाँ माइनस आई रखेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा बेटा 3 माइनस का 5 आयोटा। यहाँ पर माइनस आई रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का आयोटा, और 7 में आई नहीं है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा, ये मेरे पास जो ए डैश का बार है इसी को ही तो हम बोलते हैं ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। और इसे हम किससे डिनोटेट करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसे हम ए की पावर थीटा से डिनोटेट करेंगे, या फिर ए की पावर स्टार से भी डिनोटेट कर सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं। और ये वाली क्या चीज है, ये क्या, तो आप कहेंगे सर ये कुछ और नहीं है, जो आपने ए माना था वो ए वापस मिल गया। एक मिनट, यहाँ से हमें चेक नहीं करना, यहाँ से हमें निकालना है। तो ये जो हमारे पास निकल के मैट्रिक्स आई है, एक मिनट, एक काम करता हूं मैं, इसे एक लाइन बढ़ाने से अच्छा है मैं ये सारी चीजें यहीं पर लिख देता हूं। तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास ए की पावर थीटा बोल सकते हैं, या ए स्टार बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं ए डैश का बार बोल सकते हैं, या ए बार का डैश बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकल के आ गए। तो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स जो बेटा इस तरीके से निकाले जाते हैं, उसका कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। सबसे पहले ट्रांसपोज निकालिए, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलिए, और उसके बाद में हम आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे, तो वहां से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स यानी ए की पावर थीटा या ए स्टार निकल के आ जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए, मैंने यहाँ क्या किया, पहले ट्रांसपोज निकाला फिर कॉन्जुगेट निकाला। आपका मन कर रहा है सर पहले मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा फिर ट्रांसपोज निकालूंगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ए डैश का बार इक्वल होता है ए के बार का डैश। तो आप पहले डैश निकालो फिर बार निकालो, या पहले बार निकालो या डैश निकालो, बात एक ही होती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी करिए आंसर सेम आएगा। मैथ का मतलब ही यही है कि आप उसे रट नहीं सकते। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। आ जाइए, मैंने कहा पीछे जो चीजें आपने की हैं बिल्कुल उन्हीं को याद रखना है, और किसी ने डैश वाली चीजों को याद रखिए, और ये तो अपने आप तैयार हो जाएंगे। जैसे वहां पर डैश था, यहाँ ए की पावर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो नोट पॉइंट क्या रहेगा, इफ ए टू द पावर थीटा एंड बी टू द पावर थीटा बी द ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के क्या है बेटा, वो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, ठीक है। तब हम ये कह सकते हैं रिस्पेक्टिवली का मतलब है वही, ए की पावर थीटा ए का है और बी की पावर थीटा बी का। तब ए की पावर थीटा वो स्वयं ए के बराबर होता है, जैसे ए का डैश ए के इक्वल होता है। ऐसी ए प्लस बी की होल पावर थीटा इनके अलग अलग पावर थीटा के इक्वल होता है, जबकि ए और बी क्या है, सेम साइज के हमारे पास मैट्रिक्स होने चाहिए। आप कहेंगे बात एकदम क्लियर। वहां क्या होता था, ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल। ऐसे यहाँ देखिए कि हमारे पास थर्ड ये रहेगा कि k इंटू ए की होल पावर थीटा, तो k कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। k जबकि क्या कोई भी स्केलर यानी कि अदिश कोई या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल सेम। ऐसे ही वहां क्या होता था, ए बी की होल पावर डैश का मतलब होता था बाद वाले का डैश इंटू पहले वाले का, सेम बिल्कुल यहाँ भी वही है। ए बी की होल पावर थीटा बाद वाले की पावर थीटा इंटू पहले वाले की। तो ए बी जबकि क्या है, कन्फर्मेबल
मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज आपकी पल्ले पड़ी होगी कि कैसे करके करना है और कैसे माइंड में रखना है। तो इतना रटना वटना नहीं है भाई, आपको पीछे तैयार करिए, उसी के बेसिस पे ये सारा कुछ खेल चलता रहेगा। आ जाइए, इसके बाद में हमारा रहेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में सममित आव्यूह कहते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। आ जाइए, अब मैं थोड़ा सा ज्ञान बांटता हूँ, आप लोग इसे एक्सेप्ट करिएगा। देखिए, कुछ नहीं करना है। अभी तक हम लोग सिमेट्री डैश डैश तो जानते हैं, डैश किसे कहते हैं, डैश मतलब ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त। तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए। मतलब क्या है, अगर तुम ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हो और वो वापस ए के इक्वल आ गया, मतलब ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनकी सममित आव्यूह है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, तब आपकी समझ में ज्यादा आएगा। अगर मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल की बेटा बात करूं, एक एग्जाम्पल की बात करूं, तो बात मेरी समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ध्यान से समझना है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी एक एग्जाम्पल लेट कर लिया, लेट कैपिटल ए इक्वल टू, मैंने मान लिया बेटा मेरे पास ये कोई हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, एक मिनट रुकिएगा बेटा, एक मिनट। 2x2 का देते हैं, 2x2 का थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझना है भाई। ये देखिए 2x2 में समझा देते क्योंकि वीडियो बेटा ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। देखिए, तो अगर मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ पर ले लिया 2 4, और मैंने फिर ले लिया 4, और उसके बाद में यहाँ पर 3 ले लिया, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, तो आप निकालेंगे सबसे पहले कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर यहां से बेटा ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो हमारी हो जाएगी ए डैश। जानते हैं डैश निकलता रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगी बेटा फर्स्ट कॉलम। देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी इस तरीके से, जो 2 4, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 3। मैंने यहाँ पर चेंज किया, तो बताइए ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास क्या निकल के आया, तो आप कहेंगे कुछ और नहीं, वो ए तो वापस आया निकल के। देखिए, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ए डैश, और इसकी जगह क्या रख दूंगा भाई, ए रख दूंगा। तो यहाँ पर ए रख दिया, तो ए का डैश निकालो और वो वापस ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहाँ ए जो दे रखी है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप कहेंगे बात एकदम क्लियर है सर। ऐसे यहाँ पर देखिए, मैं देखूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या है भाई, इसे भी समझिए। तो इसमें कुछ और नहीं करना, वहां पर ए का डैश निकालो, वो ए के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर ए का डैश निकालेंगे तो वो क्या, माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह होता है जब ए का डैश किसके इक्वल हो, माइनस ए के इक्वल हो। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर हम लेट करें तो ध्यान दीजिएगा, लेट एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए, लेट कैपिटल ए इक्वल टू, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया 0 -1 और ये 2, फिर ये 1 और ये 0 -3, फिर ये माइनस का 2 और ये 3 और ये 0, ये ले लिया। इसका सबसे पहले आप ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ए डैश। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, यानी कि 0 1 -2। सेकंड रो जो है बेटा वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, कितने, -1 0 3। और थर्ड रो जो है बेटा वो थर्ड कॉलम बन जाएगी, यानी कि 2 -3 और ये 0। आप कहेंगे सर बात सही है। देखिए, माइनस तो हमें लाना ही है बाहर, तो हम जबरदस्ती में माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ए डैश। आप कहेंगे सर जबरदस्ती भी, बेटा अच्छे कामों के लिए जबरदस्ती कर सकते हैं, ठीक है। माइनस साइन यहाँ से क्या लेंगे, जैसे कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये अपने पास माइनस
कहीं से किसी मैट्रिक्स में से अगर माइनस साइन कॉमन या कोई नंबर कॉमन ले तो हर एक एलिमेंट्स में से लिया जाता है। जीरो में से माइनस कॉमन लेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और ये प्लस का वन है माइनस का वन हो जाएगा, ये माइनस का टू प्लस का साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का वन और ये जीरो थ्री माइनस का हो जाएगा, और ये टू और ये माइनस का थ्री प्लस का, और ये जीरो पर फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा गौर से देखिए, थोड़ा गौर फरमाइए भाई। ये देखिए ए की वैल्यू बन गई या नहीं बन गई, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बन गई, तो माइनस तो बाहर है ही और ये ए की वैल्यू बन गई। तो हमने यहाँ से एक चीज देख ली कि जो ए का डैश है बेटा वो किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है। तो इसका मतलब ए यहाँ पर क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब विषम सममिताभ्यु है। इसीलिए कह सकते हैं देयरफॉर कि ए इज स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ तक बात क्लियर है, हमारे यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे करके समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांसपोज, ये दोनों की डेफिनेशन बेटा काफी बार पूछी गई है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आपके काशी में भी 2016 में पूछी है, 19 में भी पूछी है, मेरठ में 17 में, बुंदेलखंड में 18 में पूछी गई है। तो ये हमारे पास है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसमें एक नोट पॉइंट आपको ये डालना पड़ेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो कि आपको समझना है। जो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है बेटा, जो विषम सममिताभ्य होता है, इसके जो मेन डायगोनल, ये आप कह दें प्रिंसिपल डायगोनल या कह दें लीडिंग डायगोनल बेटा, ठीक है ना, ये हिंदी में इसे बोलते हैं मुख्य विकर्ण, इसके एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। इसकी एक पहचान होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है बेटा, इसके एलिमेंट हमेशा क्या रहने चाहिए, जीरो 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 ही रहनी चाहिए, चाहे वो 1/1 की मैट्रिक्स हो, 2/2 की हो, 3/3 की हो, 4/4 हो, मतलब किसी की हो, तो ये जीरो जीरो रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यू में आपको मिल सकती है, तो ये आप लोग ध्यान से समझना। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेटा यहीं तक ब्रेक करते हैं, और बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे कि और भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। ठीक है, लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, एक बात और आपसे करनी थी बेटा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, एक दिन में आपको एक लेक्चर चाहिए, दो चाहिए या तीन चाहिए, तो मैं उसी तरीके से आपको मैनेज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के हिसाब से कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए थैंक यू, जय हिंद।